आज के वीडियो में हम सीखेंगे मानव में श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं और मानव के श्वसन तंत्र की संरचना चित्र को समझने का प्रयास करेंगे। मानव के श्वसन तंत्र की कार्यविधि को देखेंगे और किस प्रकार से मानव का श्वसन तंत्र कार्य करता है, अर्थात तो वहाँ पर ऑक्सीजन किस प्रकार से कोशिकाओं तक पहुँचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से नासा छिद्र से बाहर की जाती है। ये कार्यविधि के बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू। मानव में श्वसन तंत्र का वर्णन आज हम करेंगे। मानव में श्वसन तंत्र के बारे में हम जानेंगे आज। तो मानव का श्वसन तंत्र जो होता है वास्तव में देखा जाए तो नासा द्वार से स्टार्ट होता है। नासा द्वार जो नासा छिद्र होते हैं उनके बाद ही नासा द्वार स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम देख पाएंगे ये यहाँ से ये नासा छिद्र स्टार्ट है। तो नोजल ये नासा द्वार है, इसका नासा द्वार से ये स्टार्ट होगा। नासा द्वार के बाद ये फेरिंग्स संरचना है। तो फेरिंग्स में यहाँ पर प्रवेश करेगा वायु, ठीक। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर ये संरचना वास्तव में एक वलयनुमा संरचना बनती है। तो वलयनुमा संरचना आप देख पाओगे तो वलय एक प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। वलय जो रहता है वो लैरिंग्स जिसे हम कहते हैं कंठी संरचना रहती है और कंठी संरचना में यहाँ पर आपको मिलेगा ये जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, वो कंठ होता है। और इसके नीचे फिर उपास्थि होती है, कार्टिलेज उपास्थि होती है। ये इसमें लिगामेंट होते हैं, यहाँ पर ये लिगामेंट रहेंगे। फिर इसके बाद उपास्थि के बाद यहाँ पर आप देखोगे थायराइड उपास्थि के बाद कार्टिलेज उपास्थि मिलेगी आपको। और कार्टिलेज उपास्थि में ये कार्टिलेज के वलय आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये जिसे हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। ये पूरी ट्रेकिया स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं या श्वास नली के नाम से जानते हैं। श्वास नली आगे जाकर फिर प्राइमरी श्वास नली में बढ़ जाती हैं, ये प्राइमरी श्वास नली कहलाएंगी, ठीक। और प्राइमरी श्वास नली की संख्या यहाँ पर एक एक है। एक एक होने के साथ साथ प्राइमरी श्वास नली में हम देखेंगे लेफ्ट साइड में श्वास नली जो होती है प्राइमरी श्वास नली वास्तव में 2 सेकेंडरी श्वास नली में विभाजित हो जाती है, जबकि राइट साइड में जो प्राइमरी श्वास नली 3 सेकेंडरी श्वास नली में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। इस पर ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे, आपको बताएंगे। फिर आगे जाकर सेकेंडरी श्वास नली टर्सरी या तृतीयक श्वास नली में विभाजित हो जाती हैं और जिनकी संख्या 8 तक हो सकती है दाएं में। और ये वास्तव में फिर लास्ट में जाकर छोटे छोटे पुटिकाओं में सम्मिलित हो जाते हैं, जिसके बाद इनमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कुपिका। ये कुपिका स्ट्रक्चर कहलाते हैं यहाँ पर जो बन जाते हैं। इस डायग्राम को हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये संरचना आपके सामने होगी। चलिए यहाँ देख पाएंगे ये नासा छिद्र है और नासा छिद्र से ही वायु अंदर प्रवेश करती है। हमें मुख्य गुहा से यहाँ कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। इसके बाद नासा छिद्र से होते हुए लैरिंग ग्रसनी में प्रवेश करती है। तो ये सिरा जो होगा वो ग्रसनी का सिरा है, ठीक, जो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है वायु। यहाँ से जाने के बाद ये प्रथम वास्तव में जो श्वसनी देख रहे हो ये प्रथम श्वसनी कहलाती है यहाँ पर। और प्रथम श्वसनी आगे जाकर शाखा में विभाजित हो जाती है जिन्हें कहा जाता है श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनके बाद बनता है कुपिका कोश। कुपिका कोश में बहुत सारी कुपिकाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखेंगे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनमें की एयर भरी होती है। ये पूरे जो फेफड़े होते हैं वास्तव में देखे जाए तो फेफड़ों को जो सिरों होंगे उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ अभी। ये फुफ्फुस अर्थात 2 फेफड़े हमारे शरीर में पाए जाते हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। यानी हम और स्ट्रक्चर में देख लेते हैं डीपली स्ट्रक्चर जो मेरे द्वारा बनाया गया है। यहाँ आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये चित्र है वास्तव में एक
श्वसन तंत्र का चित्र है, मानव श्वसन तंत्र का चित्र है, जिसमें सबसे ऊपर दिखाई देगी आपको ये यहाँ पर जो संरचना बनी हुई है वह संरचना वास्तव में एक थायराइड उपास्थि को प्रदर्शित करती है। और ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा जो है वो थायराइड उपास्थि का बना होता है, जिसे हम कंठ के नाम से जानते हैं या लैरिंक्स के नाम से जानते हैं। यह वास्तव में थायराइड उपास्थि से बना होता है। इसके जस्ट नीचे वाला भाग होता है क्रिकॉइड उपास्थि होती है। क्रिकॉइड उपास्थि में जो रेखाएं जैसी संरचना जो आपको दिखाई दे रही हैं वो वास्तव में इसमें लिगामेंट कहलाते हैं, तंतु कहलाते हैं। इसके बाद नीचे का सिरा होता है जो उपास्थियों के बले से बना होता है, अर्थात जो उपास्थि इसके बले से बना हुआ है वो वास्तव में संरचना होती है श्वसन नाल जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ट्रेकिया के नाम से भी जानते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर यहाँ आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर आगे मैं इसे अलग कलर से लेता हूँ, डिफरेंट कलर से देखने में आपको दिखाई देगा अलग से। ये देखिए ग्रीन कलर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये एक एक भाग में बढ़ गई। जो RHS साइड अर्थात दाहिनी प्राथमिक श्वसनिका कहलाएगी, दाहिनी प्राथमिक श्वसनिका ये कहला रही है, जो दाहिनी प्राथमिक श्वसनिका कहलाएगी। और ये बाएं ओर की प्राथमिक श्वसनी कहलाएगी। ठीक है, बाईं ओर की प्राथमिक श्वसनी जो होती है उसे आप देखोगे बाईं ओर की प्राथमिक श्वसनी दो भागों में बढ़ चुकी है, अर्थात यह द्वितीयक श्वसनी कहलाएंगी, दो भागों में बट गई हैं। तो ये यहाँ पर द्वितीयक श्वसनी कहलाएंगी, दूसरे भागों में दो भागों में बढ़ चुकी हैं, द्वितीय श्वसनी दो होंगी। यहाँ पर यहाँ आप देख पाएंगे इस राइट हैंड साइड में आपको पता चलेगा देखने पर, तो ये तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, 1 then 2 then 3, ये तीन भागों में डिवाइड रहती है। द्वितीयक श्वसनियाँ यहाँ पर 3 होंगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो दिखाई दे रही होंगी ये द्वितीयक श्वसनी की संख्या 3 होगी। आगे जाकर ये 8 भागों में डिवाइड हो जाती हैं और वास्तव में और इनके लास्ट वाले सिरे होते हैं वो कुपिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जो 8 भागों में डिवाइड हो जाती हैं वह संरचनाएं कहलाती हैं श्वसनिकाएं या ट्रेकियोल्स कहलाती हैं। ट्रेकियोल्स में यहाँ आप देख पाएंगे ये संरचना आपको दिखाई देंगी, ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है और इनकी लास्ट सिरे होती हैं पुटिकाओं के रूप में या छोटे गुब्बारे नुमा संरचना बनाती हैं। जो गुब्बारे नुमा संरचना जो होती हैं वो वास्तव में ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये कुपिकाएँ कहलाती हैं। एक अकेले को हम कुपिका कहते हैं और सारी को कुपिकाएँ कहते हैं, एक साथ में हम नहीं। अब आपको फेफड़ों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताता हूँ कि फेफड़ों के स्ट्रक्चर से आप कैसे समझेंगे, फेफड़ों के स्ट्रक्चर को किस प्रकार से जानेंगे। यहाँ आपको संरचना दिखाई दे रही होगी, ये वाला पार्ट्स आपको दिखाई देता है तो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर एक ये कलर लगा हुआ है, ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ, रेड रंग से ये बना हुआ है फेफड़ा, ये दायां फेफड़ा है। बीच में से यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया है, ये देखिए, और फिर एक और कट यहाँ पर लगा गया है। तो ये संरचना का ये पहला पार्ट्स हो जाएगा, इसका ये दूसरा पार्ट हो जाएगा और ये तीसरा पार्ट्स हो जाएगा, अर्थात 3 खंडों में बटा हुआ है दायां फेफड़ा इसका। यहाँ देख पाएंगे ये दो खंडों में बटा हुआ है, ये पहला पार्ट्स है इसका और ये दूसरा पार्ट्स इसका हो जाएगा। बीच में से यहाँ ब्रेक है, अर्थात यहाँ पर ये अटैच रहता है, इसके माध्यम से यहाँ पर जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है और दायां फेफड़ा यहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ रहता है। काम करने का तरीका यही है कि जब श्वास अंदर ली जाती है तो कंठ से ग्रसनी से होते हुए, कंठ में होते हुए क्रिकॉइड उपास्थि से और जो उपास्थि वलय से होती हुई अर्थात ट्रेकिया से होती हुई सीधी सीधी प्राथमिक श्वसनी और द्वितीय श्वसनी और तृतीय श्वसनी से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है, कुपिकाओं में पहुँच जाती है। कुपिकाओं में पहुँचने के बाद यहाँ पर स्टिक करती है और फिर यहीं पे इनका विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। कुपिका की सतह नम होती है जिसके कारण यहाँ से इनका विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है गैसों का। अब हम देखेंगे गैसों का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, वो हम समझ लेते हैं, अदला बदली कैसे होती है। देखिए ये कहलाएगी, जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है, ये है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त होता है। ये इसका जस्ट धमनी और सिरा का उल्टा होता है, जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है। यहाँ देख रहे हैं कि पल्मोनरी जो सिरा होगी उसमें शुद्ध रक्त होगा जबकि अन्य सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कुपिका का स्ट्रक्चर, जिसमें ये वायु से भरा हुआ है, CO2 की मात्रा इसमें कम होती है और वो गैस विनिमय किस प्रकार से करते हैं यहाँ पता चलेगा। ये पूरा प्लाज्मा वाला हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा हिस्सा है। प्लाज्मा में आप देखोगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर जो कोशिकाओं से लेकर आती है, वह कोशिकाओं से लेकर आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर
अंदर की ओर इंसर्ट करा देती है और ये क्रिया विसरण के द्वारा स्वतः ही हो जाती है, कि जहाँ पर CO2 की मात्रा या ज़्यादा होती है, अधिक होती है, यहाँ पर CO2 की मात्रा, जब ये CO2 की मात्रा इस प्लाज्मा में अधिक होगी तो यहाँ से ये CO2 विसरण क्रिया द्वारा वास्तव में कोशिका में प्रवेश कर जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यह ऑक्सीजन सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो जाती है प्लाज्मा के अंदर और RBC में चली जाती है, जो कि HB अर्थात हीमोग्लोबिन से क्रिया कर कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, अर्थात HbO2 का निर्माण करती थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है और पल्मोनरी सिरा इसको लेकर फिर हृदय की ओर बढ़ती है और जो वास्तव में बाएं आलिंद में जाकर डाल देती है। इसके बाद का जो पूरी पार्ट है वो वास्तव में हम रुधिर परिवहन तंत्र में पढ़ेंगे, जिसके कारण वो आपको दिखाई देगा किस प्रकार से पल्मोनरी सिरा हृदय में लाकर शुद्ध रक्त डालती है, ठीक है ना, और पल्मोनरी धमनी किस प्रकार से फेफड़ों के लिए रुधिर ले जाती है शुद्ध करने के लिए। ये आपको इतना ही है अभी कि वास्तव में CO2 और O2 का एक्सचेंज कैसे होता है। तो ये विसरण क्रिया द्वारा होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज़्यादा होता है कोशिकाओं में, जिसके कारण वह विसरण क्रिया द्वारा स्वतः ही ऑक्सीजन कहाँ प्रवेश कर जाती है, प्लाज्मा में आ जाती है। RBC के साथ में हीमोग्लोबिन होता है, उससे अटैच होकर ये यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। यहाँ फेफड़ों में दिखाई गई जो कोशिकाएं होती हैं वास्तव में श्वसन के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं, जिसके कारण वास्तव में फेफड़ों में अधिक से अधिक वायु समा सके। तो फेफड़ों में दिखने वाली कोशिकाएं ही वास्तव में इसे इस प्रकार से अभिकल्पित करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर या वायु यहाँ पर भर सके, अर्थात अधिकतम क्षेत्रफल उपलब्ध कराने का काम यही है कि श्वसन जो ट्रेकिया होती है, श्वासनाल होती है, वास्तव में जाकर वह श्वसनी में और श्वसनी वास्तव में श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारा क्षेत्रफल इन्हें मिल जाता है वायु को यहाँ पर भरने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। तो ये ही इसी प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि फेफड़ों किस प्रकार से अभिकल्पित होते हैं अधिकतम वायु को ग्रहण करने के लिए। तो इसमें यही आंसर है इसका कि फेफड़ों में वास्तव में देखे जाए तो जो ट्रेकिया निकल कर आती है, ट्रेकिया श्वसनी में बदल जाती है और श्वसनी वास्तव में श्वसनिकाओं में बदल जाती है, जो छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होकर और कुपिका कोश बनाती हैं, जिनके अंदर कुपिकाएँ होती हैं और ये कुपिकाओं के कारण ही वास्तव में ये क्षेत्र अभिकल्पित हो जाता है अधिकतम वायु को ग्रहण करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं ये कहना चाहूँगा हर की तरह कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको इसी प्रकार से पार्ट टू पार्ट और पेज टू पेज वीडियो मिलने वाले हैं। सिलेबस के अनुसार ही चल रहा हूँ मैं, NCERT सिलेबस के अनुसार 10th क्लास में विज्ञान के लिए। और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें चैनल की, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके।